नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काइडियन विद सुनील में। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन के चैप्टर से कुछ क्वेश्चन। इसके साथ साथ और भी जो चैप्टर हैं उसका भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट अभी स्टार्टिंग में जो आपको 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर से लिया गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन आज है वो है 59। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 58 तक डिस्कस आप लोगों के बीच में किया जा चुका है। इन केस कोई स्टूडेंट नया है जो अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हुए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उन वीडियो को भी देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 से अपने आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या पहला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹1200 हैज़ बीन डेबिटेड टू द जर्नल एक्सपेंस अकाउंट। इट इज़ इसका मतलब ये हुआ कि 1200 रुपये का ख़रीदा गया फर्नीचर सामान्य व्यय खाता में डेबिट कर दिया गया। यह है किस टाइप का एरर है? तो क्लरिकल एरर्स है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है, एरर्स ऑफ ओमिशन है, या कंपनसेटिंग एरर्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम सबसे पहले इन चारों एरर्स के बारे में जान लेते हैं। क्लरिकल एरर्स का मतलब होता है कि जो बिजनेस का क्लर्क होता है उसके थ्रू कुछ एरर्स कर देना, वो क्लरिकल एरर्स होता है, जो उससे त्रुटियां हो जाती हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एरर्स की, तो प्रिंसिपल ऑफ एरर्स का मतलब होता है कि डेबिट तो किया गया, बट जिस अकाउंट को करना चाहिए था उस अकाउंट को डेबिट न करके किसी दूसरे अकाउंट को डेबिट किया गया। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे हम लोग क्लास को। कुछ प्रॉब्लम की वजह से रुकना पड़ा, तो स्टार्ट करते हैं हम आगे अपने सेशन को। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में आपको बताया गया कि जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए वो अकाउंट डेबिट ना होकर के उसकी जगह पर कोई दूसरा अकाउंट डेबिट हो जाता है, बाकी होता डेबिट ही है। तो इस टाइप के एरर्स को हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट ना हो करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट हो गया। गलती से ये हो गया, एक्चुअल में होना ये चाहिए था लेकिन ये हुआ नहीं और हो ये गया। कैसे? जैसे आप सपोज दैट कोई मशीन खरीद के ले आते हैं। मशीन अगर आप परचेज करते हैं तो एंट्री के टाइम जब आप एंट्री पास करने लगेंगे तो एंट्री के टाइम डेबिट होना चाहिए था मशीन। डेबिट होना चाहिए कौन? मशीन। क्योंकि मशीन जब आप खरीद के ले आएंगे तो मशीन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, है कि नहीं? क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? क्योंकि मशीन की लाइफ 12 मंथ से ज़्यादा है। जिस मशीन को खरीदने में आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो मशीन की लाइफ 12 महीने से ज़्यादा है, इसलिए वो कैपिटल नेचर है, पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा चीज़ कि आप जिस भी पैसे को खर्च करने से बेनिफिट 12 महीने से ज़्यादा पाएँ वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है ना? तो मशीन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डेबिट ये होना चाहिए था, इसको डेबिट न करके गलती से वेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। अब सोचिए, वेजेज आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब एरर्स देखिए क्या है। डेबिट होना चाहिए था कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन गलती से हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब डेबिट होना चाहिए था मशीन लेकिन डेबिट हो गया वेजेस। तो इस टाइप का जब एरर्स होता है तो उसको हम बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल।
तो शायद आपके क्वेश्चन का आंसर दिखना शुरू हो गया होगा, क्योंकि आंसर क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1200 का खरीदा गया फर्नीचर, एक फर्नीचर खरीदा गया था 1200 रुपये का, और डेबिट करते समय फर्नीचर को न डेबिट करके सामान्य व्यय को डेबिट कर दिया गया। खरीदा गया था फर्नीचर, डेबिट होना चाहिए था फर्नीचर, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर न डेबिट होकर के क्या डेबिट हो गया, सामान्य व्यय। तो इस टाइप के एरर्स को हम कौन सा एरर्स बोलते हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास सी और डी भी एरर्स हैं, इन दोनों एरर्स के भी बारे में हम इसी के साथ सीख लेते हैं, क्योंकि भले ही ये क्वेश्चन एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का था, बट हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में एरर्स ऑफ प्रिंसिपल से न पूछ करके एरर्स ऑफ ओमिशन या कंपनसेटिंग एरर से क्वेश्चन बन जाए, तो आप कैसे आंसर दे पाएंगे। तो उससे बेहतर है कि हम इन दोनों को भी इसी टाइम सीख लेते हैं। तो जितना लिखे हैं पहले ये आप लिख लीजिए, इसको इरेज करेंगे और यहीं पे आपको समझाएंगे कि एरर्स ऑफ ओमिशन क्या है और एरर्स ऑफ कंपनसेटिंग क्या है। इसको आप लिखिए फटाक से, फिर समझाएं। चलिए, तो इसको हम मिटा करके यहीं पे अब समझते हैं कि एरर्स ऑफ ओमिशन क्या है। तो एरर्स ऑफ ओमिशन की बात करेंगे तो ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। तो जो चीज़ें हम भूलते हैं, देखिए वो दो तरीके से भूलते हैं। एक तो पूरी तरीके से भूल जाना, पूरी तरह से भूल जाना। जब कभी भी आप पूरी तरह से भूल जाएंगे किसी ट्रांजैक्शन को लिखने से, तो उस एरर्स को हम बोलेंगे एरर्स ऑफ ओमिशन। और इस टाइप का एरर्स का कोई भी असर ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता है, ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है, आप पूरी तरह से नहीं भूलते हैं, आंशिक भूल आपसे होती है, आंशिक भूल आपसे होती है। मतलब कुछ गलती करते हैं और कुछ गलती नहीं करते हैं। ये क्या कहने का मतलब है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से आपने गुड्स को खरीदा, तो इसको आप परचेज बुक में लिख दिए, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन जब इसको पोस्ट करने की बात आई, तो पोस्टिंग करते समय मोहन के अकाउंट में पोस्टिंग करने से भूल गए। मतलब जब फर्स्ट स्टेप पे रिकॉर्ड करना था तो रिकॉर्ड तो कर लिए, लेकिन जब बात पोस्टिंग की आई तो जिससे गुड्स परचेज किया था उसके अकाउंट में पोस्टिंग करने से भूल गए। तो इस टाइप के एरर्स को हम बोलेंगे पार्शियल एरर्स, मीन्स आंशिक भूल। तो हमारा जो एरर्स ऑफ ओमिशन होगा वो दो टाइप का होगा, एक कंप्लीट भूल जाना, एक पार्शियल भूल जाना। ठीक है। पार्शियल में जब आप कोई एरर्स करते हैं तो उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे होता है, आपका तलपट प्रभावित होता है। लेकिन जब पूरी तरीके से आप भूल जाते हैं तो तलपट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस टाइप के एरर्स को हम कौन से एरर्स बोलते हैं? एरर्स ऑफ ओमिशन। ठीक है। लास्ट है हमारा कंपनसेटिंग एरर्स। इसको भी आप लिख लीजिए, फिर इसको भी मिटाएं तो कंपनसेटिंग एरर्स को समझा दें। इस टाइप का एरर्स क्या होता है कि एक गलती हो जाए और उसके बाद कोई दूसरी गलती हो और वो दूसरी वाली गलती पहली गलती को सुधार देता है। मतलब पहली गलती की वजह से जो प्रभाव पड़ने वाला था वो दूसरी वाली गलती होने से पहले वाले के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। तो इस टाइप के एरर्स को हम कंपनसेटिंग एरर्स बोलते हैं। मतलब जब कभी भी बुक में कोई एक गलती हो और
उसके साथ एक कोई दूसरी भी गलती हो जाए और दूसरी वाली गलती पहले वाले गलती के प्रभाव को ख़त्म कर दे, तो इस टाइप के गलती को हम कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। जैसे मोहन को बेचा 10,000 रुपये से, तो एंट्री में मोहन डेबिट होना चाहिए 10,000 रुपये से, लेकिन गलती से डेबिट कर दिया गया 1,000 रुपये से। तो इसका मतलब 9,000 रुपये से यहाँ पर गलत हो गया। इसी तरीके से दूसरा होगा, श्याम को बेचा 100 रुपये से, लेकिन जब इसकी एंट्री होने लगी तो श्याम को डेबिट कर दिया गया, 1,000 से बेचा था, लेकिन जब एंट्री होने लगी तो एंट्री 10,000 रुपये से कर दिया गया। तो यहाँ देखिए, मोहन 9,000 रुपये से कम लिखा गया था और यहाँ पर श्याम 9,000 रुपये से ज़्यादा लिख दिया गया। गलतियाँ दोनों जगह पर हुई है, गलती यहाँ पर भी हुआ है, गलती यहाँ पर भी हुआ है। मोहन को 10,000 का माल बेचा गया था, लेकिन लिखते समय मोहन को डेबिट सिर्फ 1,000 रुपये से किया गया, 9,000 रुपये से मोहन को कम डेबिट किया गया। यहाँ श्याम को 1,000 रुपये का बेचा गया था, लेकिन लिखते समय श्याम को 10,000 रुपये से लिखा गया, तो इसका मतलब 9,000 से श्याम को ज़्यादा लिख दिया गया। इस तरीके से डेबिट साइड में एक बार 9,000 से कम हो रहा है और दूसरी बार 9,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो कुल मिलाकर के डेबिट साइड में कोई भी गलती नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके का कभी भी अगर हमारे अकाउंट में गलती मिले तो उस टाइप के एरर्स को हम कंपनसेटिंग एरर्स के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट पूरा, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का, एरर्स ऑफ ओमिशन का और कंपनसेटिंग एरर्स का। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट बन रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कैरियर से रिलेटेड जो भी जानकारी दी जाती है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो यही नहीं समझ पाते हैं वो किस किस चीज़ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल हैं, वो एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, क्या सिलेबस है, इन सब बहुत सारी बातों को लेकर के कन्फ्यूज होते हैं। तो इन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा एक नया चैनल है, एक दूसरा चैनल है स्काइडियन करियर कंसल्टेंट। उस चैनल पे आप जा कर के आप अपने इन सभी डाउट को धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे उस चैनल पे आप विजिट करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आगे अपने इस सेशन को। पहला क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो पहले तो आप ये देखिए कि सेकंड क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए बोला है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज क्रेडिटेड टू, आग से नष्ट माल को धनी करेंगे, है ना। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अगर है तो उसको क्रेडिट करेंगे कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएल अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में या नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी गुड्स आग की वजह से नुकसान हो जाए, चोरी की वजह से हो जाए, भूकंप की वजह से हो जाए, बाढ़ आने की वजह से हो जाए, कुल मिला के गुड्स खराब हो जाए, चाहे जिसकी वजह से हो जाए, गुड्स खराब हो जाए, वजह चाहे जो हो, तो उस केस में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड में जो परचेज किया गया रहता है उस टोटल परचेज में से हम उसे लेस कर देते हैं लॉस बाई, जिसकी वजह से होता है उसका नाम लिख करके अमाउंट लिख देते हैं, फिर जो आता है वही अमाउंट के कॉलम में दिखा देते हैं।
जैसे लॉस बाय थेफ्ट होगा तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर होगा तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक होगा तो लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय फ्लड होगा तो लॉस बाय फ्लड। जो भी होगा वो लिख करके अमाउंट यहाँ लिखेंगे, ऊपर के अमाउंट से इसको माइनस करेंगे, जो बचेगा वही अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। पहला तरीका है। दूसरा तरीका, अगर इस चीज़ को आप माइनस नहीं करना चाहते हैं परचेज की वैल्यू से, तो जितने का आपने परचेज किया है वो आप अमाउंट वाले कॉलम में एज इट इज अपना दिखा दीजिए, और जितने रुपए का माल आपका ख़राब हुआ है उसको क्रेडिट साइड में बाई लॉस बाई जिसकी वजह से हुआ वो रीजन बता करके अमाउंट वाले कॉलम में उतना अमाउंट दिखा दीजिए, तो आपका अकाउंटिंग सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका माल जितने रुपए का ख़राब हो रहा है उसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो परचेज से माइनस करके और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि गुड्स अगर डिस्ट्रॉयड हो रहा है आग की वजह से तो हम क्रेडिट किसे करेंगे, माइनस नहीं बोला है, ये नहीं बोला है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज लेस टू या लेस फ्रॉम बोला होता, किससे माइनस किया जाएगा, तब यहाँ पर परचेज ऑप्शन में दिखाई देता। यहाँ पर परचेज ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, और दूसरी चीज़ क्वेश्चन में कहीं पर भी लेस फ्रॉम वर्ड यूज भी नहीं किया है, बल्कि क्या यूज किया है, क्रेडिटेड टू। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो आपको दिख रहा होगा कि कौन से अकाउंट क्रेडिट होगा, तो आंसर हो जाएगा ए, ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर से दिखाई दे रहा है उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे किसी दूसरे चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करते हैं। लास्ट है एरर्स ऑफ ओमिशन परमिट। एरर्स ऑफ ओमिशन क्या होगा, जस्ट अभी कुछ टाइम पहले आपको मैंने एक क्वेश्चन में ओमिशन के बारे में समझाया कि ओमिशन दो टाइप का होता है, एक फुल्ली ओमिशन होता है और एक पार्शियल होता है। अगर फुल्ली ओमिशन है तो तलपट को प्रभावित नहीं करता है, तलपट प्रभावित नहीं होता है, और पार्शियल है तो तलपट प्रभावित होता है। तो यहाँ क्या कहा है, एरर्स ऑफ ओमिशन परमिट। अगर एरर्स ऑफ ओमिशन है तो क्या होगा, तो करेक्ट टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की बात ही नहीं होगा, क्योंकि बात होगा तो हमेशा तलपट का होगा। करेक्ट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का टोटल सही होगा। फिर द ट्रायल बैलेंस टू एग्री या नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास तलपट से रिलेटेड दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपका ए और डी हट गया, सिर्फ बचे हुए हैं दो, करेक्ट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस या द ट्रायल बैलेंस टू एग्री। पहली चीज़, करेक्ट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस आप बोल नहीं सकते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का टोटल तो सही है, जो भी टोटल आएगा वो ठीक तो है, टोटल मैच कर रहा है, बट वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप अगर भूले हैं तो कुछ न कुछ गलती ज़रूर है। तो करेक्ट टोटलिंग नहीं कह सकते हैं, मतलब जो भी टोटल है उसमें कुछ गलती है। टोटल आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, ओमिशन है, फुल्ली है, तलपट प्रभावित नहीं होगा, मतलब तलपट का टोटल मैच करेगा, बट करेक्ट वर्ड यूज कर दें तो ये सही नहीं है, क्योंकि आपका टोटल सही नहीं है, आपने कम टोटल किया है, भले ही ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस टू एग्री, जो भी इस ट्रायल बैलेंस को देखेगा वो सहमत हो जाएगा कि अच्छा ट्रायल बैलेंस जो बनाया गया है वो सही बनाया गया है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस सही है कि गलत है इसका डिसीजन हम कहाँ से लेते हैं, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों टोटल अगर सेम होता है तो हम ये मानते हैं कि ट्रायल बैलेंस सही है, तो इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, है ना। तो अगर आपके क्वेश्चन में एरर्स ऑफ ओमिशन है तो उस केस में भी आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा। यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया कि एरर्स ऑफ ओमिशन किस टाइप का है, फुल्ली है कि पार्शियल है। जब कुछ ना दे तो हम फुल्ली कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आंसर आपका सी सही होता है। आई होप आप सभी लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। फिर भी अगर डाउट बनता है, बेशक आप हमें कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर क्वेश्चन कुछ और हैं जिसको डिस्कस करते हैं। चलिए आगे के कुछ और क्वेश्चन है उसको भी अब डिस्कस करते हैं। 62 का क्वेश्चन क्या है, गुड्स ऑफ 60,000 परचेज फ्रॉम मोहन आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक ₹6 लाख। ध्यान दीजिएगा, मोहन से गुड्स खरीदा गया था 60,000 रुपये का, लेकिन जब उसको रिकॉर्ड किया गया परचेज बुक में तो 6 लाख रुपए से रिकॉर्ड कर दिया गया। कितने से, 6 लाख रुपए से। मोहन से 60,000 का माल खरीदा गया लेकिन क्रय पुस्तक में 6 लाख लिख दिया गया, यह गलती कहलाएगी। तो इस प्रकार की गलती क्या कहलाएगी, है कि नहीं? सोचिए, 6 लाख आपने लिखा जबकि लिखना कितना चाहिए था, 60,000 रुपये। तो गलती तो आपसे हुआ। तो किस टाइप का गलती हुआ? तो पहला ऑप्शन है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के बारे में आपको शुरुआत में ही बताए थे कि जब किसी अकाउंट को डेबिट न करके अनदर अकाउंट डेबिट हो जाए तो उसको हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। तो वो तो यहाँ हो नहीं सकता। दूसरा, एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन के भी बारे में बताया गया कि जब आप किसी ट्रांजैक्शन को लिखने से ही भूल जाएं, तो ये तो लिखने से भूले नहीं हैं, लिखा गया है। अब बचता है सी और नन ऑफ दीज। एरर्स ऑफ कमीशन क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो एरर्स ऑफ कमीशन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी लेजर का बैलेंस जो टोटल है वो टोटल करते समय गलती कर दिया, या आपने किसी सब्सिडरी बुक का टोटल करने में गलती कर दिया, या लेजर का टोटल नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र करते समय आपने गलती कर दिया, या फिर आपने किसी बुक में रिकॉर्ड करते समय अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर दिया, तो इस टाइप के एरर्स को हम एरर्स ऑफ कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि गलती किस टाइप का है, तो आप यही बोलेंगे कि गलती जो किया गया है वो गलत अमाउंट लिखने का है, रॉन्ग रिकॉर्ड किया गया। 60,000 की जगह 6 लाख रिकॉर्ड किया गया, तो इसका मतलब ये एरर्स ऑफ कमीशन बन जाएगा। सोचिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, कितना आसान क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, देख करके आपको तुरंत टिक मारना है। बट जिन लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा वो लोग 100% कन्फ्यूज होंगे कि हम टिक मारें तो किस पे मारें। आपको पहले ही बताए हैं, एक वीडियो भी इसके ऊपर बना था कि अकाउंट के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं, क्योंकि वही चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो जो स्टूडेंट उस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं वो हर स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे स्कोर कर जाते हैं, और जो स्कोर ज़्यादा करेगा, जो हर स्टूडेंट के कंपैरिजन में स्कोर ज़्यादा कर पाएगा, उसी का तो सिलेक्शन भी होता है, ये आपको भी पता है। तो इसलिए आपको वही चैप्टर पढ़ने हैं जो हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट एंड एरर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को एग्जाम में, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो। आई होप इतना आप लोग समझ चुके होंगे कि ये कौन सा एरर्स है। ठीक है, आप सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जब देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ अपने चैनल का, तो 40 से 45% व्यूवर्स ऐसे वॉच करते हैं वीडियो को जो लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं। सब्सक्राइब किए हुए लोग 50% 55% के करीब होते हैं। 40 से 45% का वॉच आवर हमारा जो होता है वो नॉट सब्सक्राइब्ड पर्सन के थ्रू होता है। तो हम स्पेशली उन्हीं लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है कि इफ़ राम एक्सेप्टेंस विच वाज इंडोर्स बाई अस इन फेवर ऑफ सेठ इज डिसऑनर देन द अमाउंट विल बी डेबिटेड इन आवर बुक्स टू।
राम ने एक बिल स्वीकार किया था जिसे हमने सेठ को बेचान कर दिया। दे तिथि पर बिल अनादृत हो गया। बताइए ऋणी कौन किया जाएगा हमारी बुक में। हमारी बुक में कौन ऋणी किया जाएगा, है कि नहीं। तो अब जरा आप सोचिए, यहाँ पर राम कौन है, सेठ कौन है और हम कौन हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। यहीं पे हम समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। अब देखिए, बिल को स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन है, राम। तो राम कहलाएगा ड्रावी। अस माने हम, तो हम कहलाएंगे ड्रावर। ठीक है। बेचान किसे किया गया, सेठ को। तो सेठ कहलाएगा थर्ड पर्सन, जिसको हम बोलते हैं इंडोर्सी। अब सोचिए, बिल एक्सेप्ट करके आपको बिल एक्सेप्ट करके राम ने दिया था, और वो बिल आपने किसको दे दिया, सेठ को। तो पहले सोचिए, पैसा आपको लेना था इससे, लेना था इससे, और देना है इसको। जिससे लेना होता है उसे डेबिट किया जाता है, और जिसको देना होता है उसे क्रेडिट किया जाता है ना। लेना था इससे का मतलब इससे आपको पैसा मिलेगा, तो इन फ्यूचर मिलेगा, तो वो आपके लिए एसेट कहलाएगा डेबिट साइड से। आप सेठ को पैसा दिए नहीं, देंगे क्रेडिट साइड से लायबिलिटी। लेकिन जैसे ही इसने आपको बिल दिया, जैसे ही आपको बिल दिया, आप इसे भूल जाते हैं, तब डेबिट की जगह इसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट। और क्रेडिट करके आप बताते हैं कि हमें राम से पैसे के बदले में बिल मिल गया है। मतलब अब हम राम को तब तक नहीं याद करेंगे जब तक के लिए वो हमको बिल दिया है। तो क्रेडिट साइड से ख़त्म कर देते हैं, मतलब भूल जाते हैं। और वही बिल उठा करके सेठ को दे देते हैं। सेठ को आपने पैसा नहीं दिया, बल्कि यही बिल उठा करके दे दिया। तो जब वही बिल उठा करके आप सेठ को दे देंगे, तो आप भी सेठ का पेमेंट मान लेते हैं। मतलब आप भी कहते हैं कि हम सेठ को पेमेंट कर दिए हैं बिल के थ्रू। किसके थ्रू, बिल के थ्रू। तो सेठ को क्रेडिट ना करके आप क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और डेबिट करके भूल जाते हैं इसको भी। लेकिन जब दे तिथि आती है बिल का, तो इस सेठ को पैसा राम देगा, क्योंकि बिल एक्सेप्ट राम किया था। और जब सेठ राम से पैसा लेने के लिए गया, तो इस बिल का पैसा देने से ये मना कर देता है। बिल डिसऑनर हो जाती है, बिल अनादृत हो जाती है। सोचिए, सेठ को जब राम पैसा नहीं देगा, तो सेठ राम से झगड़ा नहीं करेगा, बल्कि किससे झगड़ा करेगा, हमसे करेगा। हमें फ़ोन लगाएगा और कहेगा, भैया हमको बिल का पैसा नहीं मिला है, आप मुझे पैसा दीजिए। तब हम गुस्सा होकर के किसे फ़ोन करेंगे, राम के पास, और राम से कहेंगे, तुमने जो बिल दिया था उस बिल का समय आ गया, लेकिन फिर भी तुमने पेमेंट नहीं किया, इसलिए अब तुम हमें पेमेंट करो। तो एक तरीके से बिल के डिसऑनर होने पर राम को फिर से याद करेगा, फिर से हम याद करेंगे। तो राम को फिर से याद किस साइड से करेंगे, तो जिससे भी पैसा लेना है उसको हमेशा हम डेबिट साइड से ही याद करते हैं। और जब बिल डिसऑनर हो गई, तो हम बिल सेठ को भी याद करेंगे, क्योंकि मुझे अब पैसा सेठ को देना पड़ेगा, तो सेठ को हम क्रेडिट साइड से याद करेंगे। तो डेबिट करेंगे राम को और क्रेडिट करेंगे सेठ को जब बिल डिसऑनर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राम ने एक बिल स्वीकार किया जिसे हमने सेठ को बेचान कर दिया। दे तिथि पर बिल अनादृत हो गया। बताइए ऋणी कौन किया जाएगा। ऋणी मतलब डेबिट कौन किया जाएगा। तो डेबिट कौन किया जा रहा है, तो आंसर में आपको दिख रहा होगा, अब राम किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हो गया। चलिए, इसके साथ अब हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमने आप लोगों से 2 बार रिक्वेस्ट किया, अगर अभी भी जो भी हमारे प्रिय स्टूडेंट नहीं सब्सक्राइब किए हैं,
तो आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम उनसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करने का प्रयास ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम अपना आज का ये सेशन को भी ख़त्म करेंगे। तो क्या है लास्ट क्वेश्चन? द रिबेट ऑन बिल शो दैट, बिल पर छूट दिखाता है। क्या दिखाता है? तो बिल पर छूट जो होता है वो कब दिया जाता है, पहले ये जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ड्रावर, कौन? ड्रावर बिल का पेमेंट समय से पहले कर दे तब उसे छूट दिया जाता है, रिबेट दिया जाता है। ये ड्रावी जब कभी भी ड्रावर को समय से पहले पेमेंट कर दे, तो जितना समय से पहले पेमेंट करता है उतने समय के लिए छूट दिया जाता है ड्रावी को, है ना। तो फिर क्या दिखाएगा ये रिबेट ऑन बिल? तो इट हैज़ बीन पेड बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ डेट। बिफोर माने होता है पहले, और जस्ट अभी आपको हमने समझाया कि जब कभी भी देय तिथि से पहले, मतलब देय तिथि जब भी आनी है उससे पहले ही ड्रावी पेमेंट कर दे, तो उस केस में जितने समय पहले वो पेमेंट करता है उतने समय के लिए ड्रावर से छूट मांगता है, तो ड्रावर छूट दे भी देता है, तो उसी छूट को रिबेट बोलते हैं, है ना। तो रिबेट क्या शो करेगा? तो रिबेट शो करेगा इट हैज़ बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी की ड्यू डेट से पहले का पेमेंट शो करता है रिबेट, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन भी ख़त्म हो रहा है। हम आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, और भी यूनिक क्वेश्चन को लेकर के। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।